अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक खुशखबरी इस वीलॉग के अंदर आपको देनी है। पाकिस्तान ने भारत से एक बहुत बड़ा टाइटल अपने नाम किया है। यह मामला क्या है, इसकी सारी तफसीलात आपको वीलॉग में आगे चल के देंगे। साथ ही साथ आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल मैच खेला जाना है, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का जो ख़त है, तीसरा ख़त आया है जनाब आर्मी चीफ के नाम, उसके बारे में भी बात करनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से जो इस वक्त कशमकश चल रही है, पार्टी के अपने अंदर जो है लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं, कुछ उसकी खबरें भी आई हैं, वो डिटेल भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आपकी राय भी चाहिए, और अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम नीचे शेयर कर रहे हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल को एक्सेस करने में प्रॉब्लम है, जो कि हमें चंद लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, तो आप VPN का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आपको वाईफाई के ज़रिए, घर पे लगे वाईफाई के ज़रिए जो है, राउटर के ज़रिए आपको हमारा चैनल देखना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो ख़बर ये है कि उनका तीसरा ख़त जो है वो मंजर आम के ऊपर आ गया। ये अब एक सिलसिला बन गया है। मुझे लग रहा है कि ये खतूत पे खतूत जो है वो चलते रहेंगे, और मुझे लग रहा है तीसरे के बाद चौथा भी आएगा, फिर पांचवा भी आएगा और छठा भी आएगा। तो इसका जो लुबे लुबाब है, मतलब थोड़ा सा पहले ज़रा इसको अंडरस्टैंड कर ले। एक तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी ज़ात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहा। बतौर साबिक वज़ीर आज़म और मुहिब वतन पाकिस्तानी, मुझे सिर्फ अपनी फ़ौज की साख की बहाली और वतन अजीज़ का मफाद मकसूद है। मैं 5 निकात पर रोशनी डालूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। नंबर 1, धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत करना। अच्छा, हम लोग आपको ये शॉर्ट करके बता रहे हैं, इस जेल में रखिएगा, हम पूरी डिटेल नहीं, बहुत लंबा खत है, हम सिर्फ शॉर्ट करके आपको बता रहे हैं। नंबर 2, जमहूरियत का खात्मा। नंबर 3, तरजीहात की गलत सिमत। नंबर 4, हुनरमंद पाकिस्तानियों और सरमाए की मुल्क से बाहर मुंतकली। नंबर 5, मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ। तो उन्होंने कहा जी मुंदरजा बाला नकात पर गौर होज़ और उनकी रोशनी में इस्टाब्लिशमेंट का अपनी पॉलिसियों को फौरी तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है, ताकि बतौर इदारा फ़ौज की बदनामी का अमल रुक सके। मुल्क की ख़जाना लूट कर बैरून मुल्क ढेर लगाने वाली अशराफिया का क्या है, वो तो अगली प्रवास से मुल्क से निकल जाते हैं। पूरा निज़ाम और उसकी तवानाइयाँ इस टोले को बचाने पर सर्फ करने के बजाय अपनी तरजीहात दुरुस्त करने और इन 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सोचने की ज़रूरत है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। ज़ाती मफादात से बालातर होकर और अपनी गलतियों से सीख कर तमाम इकदाम और पॉलिसीज़ को आईन और कानून के दायरे में लाना पाकिस्तान की बका और तरक्की का वाहिद रास्ता है। सियासी और मुआशी इस्तेकाम और मुल्की सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज कम हो, और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो है फ़ौज का अपनी आइनी हदूद में वापस जाना, सियासत से ख़ुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना। और ये काम फ़ौज को ख़ुद करना होगा, वरना यही बढ़ती खलीज कौमी सलामती की इस्तिलाह में फ़ॉल्ट लाइन्स बन जाएंगी। अच्छा, मुझे ये जो सारी गुफ्तगू भी मैंने आपको खान साहब की सुनाई है, मुझे जो बेसिक इख्तलाफ हमेशा खान साहब से होता है इस पॉइंट के ऊपर, वॉट एवर ही इज़ राइटिंग, ये गलत नहीं है। ये जिस चीज़ की तरफ पिन पॉइंट कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि जनाब फ़ौज का बतौर इदारा अपनी आइनी हदूद में उसे रहना चाहिए, बिल्कुल तमाम इदारों को, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, अपनी अपनी हदूद के अंदर सब जो है वो काम करें। बट द प्रॉब्लम अराइजेस, कहाँ से इशू जो है मेरी नज़र में ख़राब होता है, इशू वहाँ से ख़राब होता है जब मैं ये देखता हूँ कि जनाब आप तो खुद ये सारे काम खुद करते रहे हैं, आप अपने दौरे हुकूमत में ये सब कुछ खुद प्रमोट करते रहे हैं, और उस वक्त जो सहाफ़ी या आपके जो मुखालिफिन, चले मुखालिफिन को तो छोड़ दें, जो सहाफ़ी भी ये कोशिश करता था आपको बताने की कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप नहीं होता है, तो आप उसके अगेंस्ट गद्दारी के फतवे लगाते थे। आप अपनी सोशल मीडिया टीम को एंज करके इशारा करते थे कि पैयो, ठीक है, और वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ फिर ट्रेंड चलाते थे, उनकी फैमिलीज़ को टारगेट करते थे। यही सारे आपके ये अज़हर मशवानी वगैरह ये जो आपने रखे हुए थे, ये इन्हीं कामों के लिए रखे हुए थे, आपने ये प्रमोट करते थे इन चीज़ों को। तो आप इतने फेयर्सली इस चीज़ को डिफेंड करते थे कि नहीं, अगर इस्टेब्लिशमेंट आके मुल्क को चला रही है, और आपके जितने लौंडे लपाड़े आज जो मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े इनकलाबी बने हुए हैं, ये आपको समझाते थे, बताते थे कि नहीं, ये सेम पेज कितना ज़रूरी है। सेम पेज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर करके आपने जमहूरियत का पेज फाड़ के रख दिया था। आपने इस सेम पेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आपने गवर्नेंस की, आपने जमहूरियत की, आपने पार्लियामेंट की बालादस्ती की कॉपी फाड़ के रख दी थी आपने, ठीक है। दिस इज़ वॉट यू डिड विद डेमोक्रेसी। तो आज जिस सारी सूरत हाल, मैं ये नहीं कह रहा कि
आज आपके जाने के बाद जो है चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, मेरे ख्याल में बैड टू वर्स हो गई होंगी, लेकिन आप इसके अंदर कसूरवार हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा एग्जांपल दी थी कि इस गाड़ी को लाहौर से यहाँ तक भेरा तक लाने में जनाब का कमाल है, भेरा से आगे गाड़ी चलाना जो है वो शहबाज शरीफ साहब का कमाल है। तो इसलिए मुझे अब मुझे आप एक बात बताइए कि जिस शख्स ने 3.5 साल इस तरीक़ाकार से हुकूमत की हो, आप उसकी बात पे किस तरह यकीन करेंगे कि जनाब ये जमहूरियत का चैंपियन है, ये जमहूरियत के लिए बहुत कुछ करेगा। आपके आज भी लोग, मतलब आप बार बार ये जो टीम में तब्दीलियां कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत बाहर, अली अमीन गंडापुर से जनाब केपी की सदारत ले लो, बैरिस्टर सैफ को वहाँ से हटा दो, रऊफ हसन को पहले हटा दिया, उसके बाद जी वो उमर अयूब साहब को हटा दो, सलमान अकरम राजा को ले आओ। व्हाट इज़ ऑल दिस हैपनिंग? ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली सिर्फ कोशिश यही है कि मैं किसी तरह, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, मैं किसी तरह कामयाब हो जाऊं, जो कि नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मेरा डाउट जो आता है ना मुझे खान साहब की, मैं दोबारा यही बात कह रहा हूं, खान साहब की बातें बड़ी टेक्स्ट बुक है, बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। मैं बल्कि ना एक छोटा सा वाकया ऐसी मेरे जहन में आया, किताबी बातें और अमली ज़िंदगी दोनों का। मुझे हाइकिंग का बड़ा शौक था, ये मैं एक वाकया, ये सच्चा वाकया जो मेरे साथ हुआ है। मुझे हाइकिंग का बहुत शौक था कि मैं ना हाइकिंग शुरू करूं। तो मैं कराची में होता था, वहाँ पे एक साहब ना मुझे सोशल मीडिया पे ढूंढते ढूंढते ना मैंने पता लगा कि जनाब कराची का कोई क्लब बना हुआ है हाइकिंग का। तो मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा जी आपको हाइकिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है, गल ही कोई नहीं, मुझे सारा पता है, हाइकिंग परफेक्ट, फ़लाँ जगह के ऊपर आप हाइकिंग करते हैं, वो वाला पहाड़ है वहाँ पे हाइकिंग करते हैं, नारायण में वहाँ होती है, स्कर्दू में वहाँ होती है, सारा उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, मेरा उनसे इंटरेक्शन होता रहा, एक दो दफ़ा खाने के ऊपर भी मुलाकात हुई। तो महीने 1.5 महीने के बाद ना मेरा प्रोग्राम बना कि मैं चलो जी चलिए फिर हाइकिंग करेंगे। मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, उन्होंने कहा चलो, हमने उनसे जिक्र किया, उन्होंने कहा वेरी गुड, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। जी चलो तुसी भी आ जाओ। मैंने कहा बल्कि अच्छी बात है कि एक्सपीरियंस आदमी हमारे साथ जा रहा है, उसे पता है इतना कुछ, वो लिखता है, सारा कुछ लिखता है किताबों के अंदर, वो पोस्ट वगैरह पे लिखता है, चलो तुम ही नाल चलो। हम चले गए, करते करते जब हम मतलब कराची से निकले, बाय रोड जा रहे हैं लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से होते हुए नारायण, नारायण से आगे एक ट्रैक था, वहाँ पे हम हाइकिंग करने के लिए गए। तो जब वहाँ से गाड़ी से उतरे, तो गाड़ी से उतर के जब हमने चलना शुरू किया, तो पहले ही उसका स्टार्ट ही जो है वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना था, और फिर आप आगे स्ट्रेट वॉक करना शुरू करते थे। तो मेरे ख्याल में मुझे भी 10 मिनट हुए होंगे चलते हुए, और मैं काफ़ी आगे चला गया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो साहब घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे। अच्छा, मैं पहली दफ़ा हाइकिंग कर रहा था, ज़िंदगी में पहली दफ़ा कर रहा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो घोड़े के ऊपर सवार थे। अच्छा, मैं उनके पास, मैं रुक गया, वो करते करते जब मेरे करीब आए तो मैंने कहा आप क्या ज़ख्मी हो गए हैं, क्या हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग? उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा ये हाइकिंग, मैं कहा भाईजान मैं तो हाइकिंग कर रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं, आप घोड़े पे आ गए। तो उन्होंने कहा तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा क्या मुश्किल है? ये पहाड़ पे ऐसा चढ़ना तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा लेकिन आप तो एक्सपीरियंस हाइकर हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं एक्सपीरियंस हाइकर नहीं, मैं तो खुद पहली दफ़ा आया हूँ, और मैं तो खुद पहली दफ़ा आया हूँ, मैं इसीलिए तो घोड़े पे चढ़ा हूँ। मैंने कहा लेकिन आपने तो पूरा फेसबुक के ऊपर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइकिंग होती है, वहाँ पे होती है, ये होती है। तो उन्होंने कहा मैं तो किताबों में पढ़ा है सारा, मैं खुद कभी थोड़ी आया हूँ। ये बात मुझे जाके नारायण में जाके पता लगी, जब मैं ऑल द वे सारा कराची से उठ के नारायण तक चला गया, 2-3 दिन का सफ़र हो गया, जब हम पहाड़ पे चढ़ने लगे तब उन्होंने बताया ओहो मैं तो खुद पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे। तो किताबी बातों में, लिखने में बड़े बड़े आपको रंगबाज मिलेंगे, लेक्चर देंगे, कमाल एंज करके एंज। आप क्रिकेट का उठा के देख लें। मैं अक्सर कहता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच होता है ना, 24 करोड़ सिलेक्टर है साढ़े को, 24 करोड़ सिलेक्टर। वो आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे शहजादे होते हैं, बाबर आजम को बता रहे होते हैं एंज नहीं खेड़ दे, तेनों आंदा ही नहीं है, कवर ड्राइव इस तरह मार देने, पुल इस तरह कर देने, कट इस तरह कर देने, सारे मास्टर। उसके बाद आप इनको खड़ा करें जरा, उनको जा जाके पिछते खड़ा हो, 135 140 की गेंद जरा फेस ते कर, लग पता जाएगा, तारे निकल आते हैं। सो इसलिए मैं बार मैं कमिंग बैक टू दैट लेटर, मुझे खान साहब से बेसिक बात का इख्तलाफ ही यही है कि बातें करें। ये नून लीग को उठा के देख लें, आप उनकी एग्जाम्पल उठा के देख लें, कितने लेक्चर दिए आपको, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, ये 5 जज बस बहुत हो गया, अब और नहीं चलेगा, ऐसी जमहूरियत आएगी कमाल। हम लोग उस वक्त भी कहते थे भाईजान केड़ी जमहूरियत, आप खुद इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, आप खुद 1985 में इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, वो आपके डीएनए के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का, सियासी डीएनए के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट घुसी हुई है। आपने कहाँ से वोट को इज्जत देनी है, वो पता लग गया, आज पता लग गया कि क्या सूरत हाल है।
तो इसलिए खान साहब ने जब ये अपना रास्ता चखा हुआ है, उनको रास्ता पता है कि मैंने किस तरह चलना है, क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा इनसे? ये सारा कुछ करेंगे। खैर बात फिर लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब की सुनी गई है। जनाब नया चीफ सेक्रेटरी आ गया है। बड़ी देर से इनकी डिमांड थी कि मुझे जो है वो अपनी मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी मुझे चाहिए, तो नोटिफिकेशन जारी हो गया। चौधरी नदीम असलम की जगह शाहब अली शाह को नया चीफ सेक्रेटरी जो है वो तैनात कर दिया गया है। और नए सूबाई चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PND खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं, जबकि हालिया दिनों में बलूचिस्तान में ACS के तौर पे वो काम कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी तब्दीली का फैसला करते हुए नई चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए वफाक को 3 नाम अरसाल किए थे, जिनमें शाहब अली शाह, शहजाद बंगश और फ़ख्र आलम ये शामिल थे। अब ये भी IG खैबर पख्तूनख्वा भी चेंज हुए थे, अब चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो चेंज हो गए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीधा डायरेक्ट जो है वो जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दिस इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, sham elections were carried out and the people were deprived of their mandate. The chief election commissioner and Qazi Faisa served as facilitators of the establishment and in the process betrayed their offices and the nation. As a result of forged parliament, a fraudulent prime minister and a phony president have been installed. Leader of Pakistan Imran Khan साहब का कोट बेसिकली जो है वो उन्होंने शेयर किया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्चुअली रिप्लाई किया। ये इस तरह नहीं होता, ये इस तरह नहीं होता कि एक इदारा जो है वो एक सियासी जमात को इस तरह ट्विटर के ऊपर रिप्लाई कर रहा हो, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने आगे से लिखा जी, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब हुकूमत और तमाम अहम इदारे एक पेज पर थे और एक दूसरे के फैसिलिटेटर थे, इलेक्शन कमीशन उस वक्त ना हुकूमत ना किसी इदारे का फैसिलिटेटर बना और ना ही अब ऐसा है ECP। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डायरेक्ट एक सियासी जमात को सोशल मीडिया के ऊपर ही डायरेक्ट जवाब दिया है। आगे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फिर इसका एक जवाब दिया। उन्होंने कहा जी, वैसे तो पतन की होशरुबा रिपोर्ट, रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा का इतराफ़ी बयान और मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली में इलेक्शन कमीशन के शर्मनाक किरदार पर सबूत के तौर पर काफ़ी थे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन अपनी बेशर्मी को बेनकाब होते देख कर बुखला गया है और अपना दिफा सिर्फ सोशल मीडिया पर खुद करने पर आ गया है, वो भी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी की टाइमलाइन पर। साबित हो चुका है कि इदारा और उसके तमाम अहदेदार जानबदार हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ बाकायदा लंदन प्लान का हिस्सा हैं। जाली फॉर्म 47 तैयार करके या खान पार्ट 2 को नाजायज़ हुकूमत को मुसल्लत करने में ये सहूलतकार हैं। ये लोग ना सिर्फ अपने हलफ और आइन के गद्दार हैं, बल्कि 25 करोड़ अवाम के मैंडेट को चोरी करने पर कौम के गद्दार भी हैं। अपना इदारा ठीक करो। तो ये इलेक्शन कमीशन को इन्होंने फिर आगे से जवाब दिया है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आजकल पता नहीं लग रहा बस स्टैंड बना हुआ है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, तो उन्होंने एक खबर की उसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा जी, फेक न्यूज़ हैज़ बीन स्प्रेड दैट इमरान खान साहब हैज़ डायरेक्टेड एक्सपल्शन ऑफ मशाल यूसुफजई एंड जैन कुरैशी। देयर इज़ नो ट्रूथ इन दिस। मतलब ये फैल गई थी खबर सोशल मीडिया के ऊपर जी, जैन कुरैशी को और शायद मशाल यूसुफजई को निकालने का कह दिया। तो उन्होंने इसको करेक्ट किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उनको निकालने का कोई हुक्म नहीं आया है। सलमान अकरम राजा साहब नदीम मलिक साहब के शो में कल रात को आए हुए थे। उन्होंने कहा जी, शेर मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला इमरान खान का था। इमरान खान ने शेर मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला पार्टी के वसी तर मफाद में किया है। शेर मरवत की तरफ से मेरे लिए की गई गुफ्तगू काबिल कबूल नहीं, मेरी तरफ से मसला नहीं, पता नहीं शेर मरवत ने ऐसी गुफ्तगू क्यों की। मेरी जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर से बात हुई है, दोनों ने खान साहब के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। कोई शख्सियत पार्टी से बड़ी नहीं, गालम गलोच पार्टी का मौक़िफ़ नहीं। मैं बतौर गालम गलोच पार्टी का मौक़िफ़ नहीं जी है गल है, तो शहबाज गिल कटो बाहर, सबसे जितनी गंदी ज़बान उसकी किसी और की नहीं है। मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI समझता हूँ कि शेर मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला दुरुस्त है। तो ये जनाब उनका मौक़िफ़ सामने आया। जंग ने और जियो ने एक खबर जो है रिपोर्ट की है और उसमें उन्होंने कहा जी, PTI में वकला ग्रुप और सियासी ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। अब ये बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग इन्होंने जो है वो मंजर कशी की है। उन्होंने कहा जी, PTI के ज़राए के मुताबिक वकला ग्रुप ने इमरान खान को शेर मरवत, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, जुनैद अकबर की शिकायतें लगाई हैं। वकला ग्रुप शेर मरवत को पार्टी से निकलवाने में कामयाब हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, शेर मरवत खुद वकील है, लेकिन वकला ग्रुप ने शेर मरवत को पार्टी से निकाल दिया। वकला ग्रुप ने इमरान खान को स्वाबी जलसे पर जुनैद अकबर की शिकायत लगाई। इमरान खान को बताया गया कि स्वाबी जलसे में सिर्फ 3-4 हज़ार लोग आए। अली अमीन गंडापुर ने जलसे के लिए फंड्स नहीं दिए। दूसरी जानिब सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का कहना है कि अली अमीन गंडापुर से ना फंड्स मांगे ना ही आपस में लड़ाई है। अली अमीन का हाथ पकड़कर फ़िज़ा में बुलंद किया और इत्तफ़ाक़ का पैगाम भी दिया था।
पीटीआई रहनुमा अखुंदजादा हुसैन यूसुफ जई ने कहा है कि असद कैसर पर इल्ज़ाम गलत है, उनकी वजह से अपोजिशन इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है। तो ये खबर जो है वो जियो जंग ने दी है। अच्छा जी, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब भी कल रात को एक प्रोग्राम में आए हुए थे। उनके हवाले से उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात की थी रेफरेंस के हवाले से कि शायद 2 जजेस के हवाले से कोई रेफरेंस आ सकता है। तो उस पर उन्होंने कहा जी मैंने नहीं कहा कि जजेस रेफरेंस दायर कर रहे हैं, कहा था कि रेफरेंस दायर हो सकता है। मैंने जजेस को डराने की कोशिश नहीं की, मेरी राय में ये मिसकंडक्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल होना चाहिए, ये सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए। इमरान खान का ख़त सिर्फ फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का एक बयानिया है। ख़त लिखने के बहाने इमरान खान वो बातें करना चाहते हैं कि वो समझते हैं कि ख़त के अलावा अगर वो ये बातें करें तो किसी को एतराज़ हो सकता है कि वो फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो है वो कल ये एक ख़बर सामने आई है। मरीम नवाज साहिबा जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब उर्दवान, उनको मिलने के लिए जब आई तो वहाँ पे उन्होंने उनको बताया कि जी मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब आपसे मिलना चाहते थे लेकिन उनकी तबीयत नासाज है तो वो आ नहीं सके। अच्छा, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ कि शरीफ ख़ानदान जो है ना, इनकी मतलब फैमिली फ्रेंडशिप है तैयब उर्दवान की फैमिली के साथ, मतलब दे फैमिली फ्रेंड्स। और शायद मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तैयब उर्दवान की शायद बेटी की निकाह के ऊपर जो है शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गवाह हैं मेरा ख्याल में। मुझे सही तरह मेरी मेमोरी साथ नहीं दे रही, लेकिन मेरा ख्याल में कुछ सो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपस में कितने करीब हैं। तो अगर नवाज शरीफ साहब तैयब उर्दवान को मिलने के लिए नहीं आ सके हैं ना, इसका मतलब है कि वो वाकई बहुत ज़्यादा बीमार है। तो अल्लाह उन्हें सेहत दे, हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए, अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। लेकिन वरना ही वुड नॉट मिस दिस, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो हो नहीं सकता कि वो मिस करें। तो अगर मरीम नवाज साहिबा ने उनके बारे में कहा है तो ही मस्ट बी रियली सिक। आई होप कि वो जल्दी रिकवर करते हैं। इसके अलावा जनाब एक और जो ख़बर है वो जो अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के हवाले से वो ये है कि जी बैनुल-अक़वामी मंडी में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है भारत के ख़िलाफ़। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बासमती चावल को पाकिस्तानी ब्रांड तस्लीम कर लिया है। ये भारतीय दावा जो है मुस्तरद कर दिया गया है। थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। बेसिकली चावल जो है वो पाकिस्तान से जो है वो एक्सपोर्ट होता रहा है, लेकिन मुख्तलिफ मंडियों के अंदर जो है ये आपस में एक वॉर चलती रही है कि बासमती चावल एक्चुअली नेटिवली कहाँ का है, यानी कि उसके ओरिजिन्स कहाँ से हैं, क्या वो पाकिस्तान से है या इंडिया से है। इंडिया ये क्लेम करता रहा कि जी बासमती चावल यहाँ से आता है, जबकि पाकिस्तान क्लेम करता रहा कि नहीं बासमती चावल एक्चुअली हमारी प्रोड्यूस है। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जी बासमती चावल एक्चुअली पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है और ये जहाँ पे भी सेल होगा ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो पहचाना जाएगा। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी दोनों ममालिक जो हैं वो आमने सामने खड़े हुए हैं और एक्सपेक्टेड है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इस रूलिंग के बाद यूरोपियन यूनियन के अंदर भी जो है वो फैसला इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक में आएगा। अब इसमें एक और जो खबर है वो ये है कि अक्सर औकात इस तरह होता था कि बासमती चावल यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होके ये मुख्तलिफ मंडियों में जब जाता था तो वहाँ से भारतीय ताजिर जो हैं इसको इंडिया का बना के आगे एक्सपोर्ट कर देते थे, मज़ीद आगे री एक्सपोर्ट कर देते थे। तो अब ये नहीं हो सकेगा, इसके जो ओरिजिन्स हैं वो पाकिस्तान के हैं और ये पाकिस्तान का ही कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आज जो है वो ट्राई सीरीज़ का फाइनल है जनाब पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का। पाकिस्तान जो है वो पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गया था, लेकिन इनक्रेडिबल क्रिकेट खेलते हुए साउथ अफ्रीका को जो है उसने जो सेमीफाइनल की हैसियत मैच इख्तियार कर गया था उसमें शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा जो एक टारगेट था मतलब 352 रन से भी ऊपर का, उसे उन्होंने चेस किया था। ये सबसे बड़ा टारगेट है जो आज तक पाकिस्तान ने चेस किया है। सो आई थिंक द बॉयज़ आर मतलब कमिंग इनटू फॉर्म एट द राइट टाइम। इवन तो हमारा जो अपर ऑर्डर है ख़ास तौर पे बाबर आजम की अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं है। फ़खर जो है वो फिर भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, पहले मैच में तो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, दूसरे में फिर भी उन्होंने इतना स्कोर नहीं किया, लेकिन फॉर्म उनकी ठीक लग रही है। रिजवान उन्होंने जो है वो बिल्कुल अच्छे मौके के ऊपर जो है वो परफॉर्म करना शुरू किया। और सलमान इज़ एन एक्सीलेंट क्रिकेटर। मैं उनको मतलब ओवरऑल ऑलराउंड उनकी परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर एंड एज अ फील्डर। मतलब जो उन्होंने कैच लिया था पिछले मैच के अंदर, इनक्रेडिबल कैच। मैंने तो लग ही नहीं रहा सी पाकिस्तानी, मैं समझा कि साउथ अफ्रीका का बंदा तो नहीं खिला रहा था फील्डिंग वास्ते जिस तरह का कैच उन्होंने लिया था। तो ही इज़ अ वेरी गुड फाइंड। आई होप कि उसको ग्रूम किया जाए। अब ये ना हो कि अगर उसके कोई एक आधी सीरीज़ उसकी ख़राब हो तो चुक के बाहर छुटो, इस तरह मत करना, ताड़ी मेहरबानी।
एंड वी विश द बॉयज़ द बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये ट्राई सीरीज़ का जो कप है वो भी पाकिस्तान के पास आ जाए, दैट विल बी ए बिग मोरल बूस्टर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी ऑल्सो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।